हेलो एवरीवन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक का नेम क्या है, नेचर ऑफ सी एक्स मीन्स कार्बन एंड हेलोजन के बॉन्ड के नेचर को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखते हो बोर्ड्स के तो उसमें ना इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को हम थोड़ा ढंग से समझते हैं। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में अगर मेरे को समझना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है हमारे पास कार्बन और ये एक्स हमारा क्या है, कोई भी एक हेलोजन है। और हेलोजन कहाँ पे बैठे रहते हैं, ये ग्रुप नंबर 17 के अंदर बैठे रहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मेरे पास है कार्बन, उससे अटैच है हेलोजन और यहाँ पे इसके साथ कार्बन के कोई भी क्या लगे हैं, कोई ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ये चेक करती हूँ कि कार्बन और हेलोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो कार्बन जो कि ग्रुप नंबर 14 का एक मेंबर है और हेलोजन जो कि ग्रुप नंबर 17 का एक मेंबर है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके वैलेंस शेल के अंदर 7 मतलब हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 है इसके पास। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी जो रिक्वायरमेंट है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की ओर है, बट इसको जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की है। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा किसके अंदर है, इस हेलोजन ग्रुप के अंदर है, इसलिए कार्बन में से और हेलोजन में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, हेलोजन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, वो है हेलोजन की। ठीक है, तो अगर इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट मीन्स कि ये जो हेलोजन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा किससे, कार्बन से अपनी साइड। अगर ये कार्बन से अपनी साइड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो हेलोजन के ऊपर जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। यहाँ पे फुल्ली चार्ज की डेवलपमेंट नहीं हुई है, चार्ज जो हमारे बने हैं वो पार्शियल बने हैं। मींस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा के डायरेक्टली हेलोजन को नहीं दे दिए, बस एक बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव को क्या हुई, चार्जेस की फॉर्मेशन हुई। तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के अंदर हमने देखा कि क्योंकि हेलोजन ग्रुप नंबर 17 का ये एक एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि काफी ज्यादा है किससे, कार्बन से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कार्बन को क्या बना देता है, यहाँ पे डेफिशिएंट बना देता है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास हेलोजन है वो हेलोजन मेरे पास फ्लोरीन भी हो सकता है, वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है और वो आयोडीन भी हो सकता है। तो हम ना कार्बन के साथ फ्लोरीन को भी लेंगे, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी और आयोडीन को भी। तो ना इन सारों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, किसकी बॉन्ड की एंथैल्पी। तो ये मेरे पास अगर पहले लगा है कि कौन, फ्लोरीन, ये लगा है क्लोरीन, ये लगा है ब्रोमीन और जी ये आपका क्या लगा है यहाँ पे, आयोडीन। ठीक है, अब देखना ये है कि जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं ग्रुप नंबर 17 में जो साइज होता है वो क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पे साइज हमारा बढ़ता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन से आयोडीन पे जाने तक साइज बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर साइज बढ़ेगा मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो एक तो हमारे पास है लंबा बॉन्ड, देखो अगर एक तो मेरे पास है ये बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ है इतनी, एक मेरे पास है छोटा बॉन्ड। ठीक है, तो किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी, वहां पे कम लगेगी। मीन्स उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी बाहर से वो क्या लगेगी, कम लगेगी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी भी। ठीक है, अब अगर हम समझे एक चीज तो ये हो गई कि जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलेंगे क्योंकि आयोडीन का साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने के कारण हम बोल सकते हैं कि जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो क्या हुई है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है दैट मीन्स बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है या बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो रही है, हमारी
डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे समझते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर है, कार्बन के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p के अंदर है। क्लोरीन के भी जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p के अंदर है। यहाँ पे कार्बन तो फिर से 2p है, लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन के किसके अंदर है, 3p के। ये कार्बन तो फिर से 2p, बट ये 4p, ये फिर से 2p, लेकिन अब ये क्या है, 5p। तो अगर मैं इस 2p को देखूं और इस वाले 2p को देखूं, सपोज करो ये एक लोब है 2p का और एक ये है ना, क्योंकि p की शेप क्या होती है, डंबल। तो अगर डंबल शेप है ऐसे, तो अगर इन 2p की और 2p की यहाँ पे क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। मींस अगर 2p आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अभी हमें नहीं पता कि ये x डायरेक्शन है, ये y में है, या ये कौन से में है, ये z में है, लेकिन यहाँ पे ना सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अगर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है दैट मीन्स कि जो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है वो कौन सी हुई है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हुई। तो अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि ये अगर मेरे पास है 2p और ये है इसका 2p, ठीक है, तो क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, जिसके कारण जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बनेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो 2p की ओवरलैपिंग हुई जिसके कारण बॉन्ड क्या बना है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, यहाँ पे तो 2p ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3p। मीन्स 3p का साइज क्या होगा, बड़ा होगा 2p से। तो अगर इसका थोड़ा साइज बढ़ा तो जो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थी, जितनी इफेक्टिव थी, क्या वो इतनी इफेक्टिव यहाँ पे होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोब्स है ना हमारी, उनका साइज है बड़ा। तो जब बड़ा साइज है तो जो ओवरलैपिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, जिसके कारण जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो इस वाले से इधर क्या होगी, कम। इसके बाद अगर मैं इधर चलूंगी फिर से, 2p का साइज तो उतना ही है, बट 4p क्या हो जाएगा, 4 बड़ा। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, और कम। 2p से अगर मैं चलती हूँ अब 5p के अंदर, 2p का तो साइज इतना ही है, बट अब 5p का साइज क्या है, काफी बड़ा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, और कम। इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी और कम। मीन्स बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ना यहाँ पे, वो क्या होगी, सबसे मिनिमम। बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे यहाँ पे लीस्ट होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगी, मतलब ये वाला बॉन्ड जो हमारा होएगा, किसका, कार्बन का और आयोडीन का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होएगा, और कार्बन का और फ्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होएगा। तो एक तो रीजन था कि हम जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप्स के अंदर, कि साइज हमारा बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो जिसके कारण बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। दूसरा कारण है कि अगर मैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखाऊंगी तो 2p क्योंकि साइज क्या है, दोनों का सेम है। मतलब ये वो वाली बात है कि ये कोई 10 साल का बच्चा है ना, उसकी फ्रेंडशिप अगर 10 साल वाले के साथ ही होगी तो वो ज्यादा बेटर होगी, वो बॉन्ड जो उनका बनेगा ना वो काफी अच्छा बनेगा। बट अगर मैं 10 वाले की किसी 15 वाले के साथ करा दूं तो यहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस होंगे उनकी मैच्योरिटी के अंदर, तो जो उनके बीच का बॉन्ड बनेगा वो इससे थोड़ा सा क्या बनेगा, कंपैरेटिवली हल्का बनेगा। बट अगर मैं 10 ईयर वाले की 20 के साथ करा दूं तो मैच्योरिटी लेवल में कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, है ना। और यहाँ पे अगर मैं 10 ईयर वाले की सपोज करो 25 ईयर वाले के साथ करा दूं तो ये डिफरेंस कितना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर साइज के अंदर डिफरेंस आता है दैट मीन्स वहां पे जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो अगर हम ऐसे भी समझते हैं, तब भी अगर हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो तो बिल्कुल इंक्रीज ही होगी, ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी भी, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको कर लेंगे ना इजीली बिल्कुल, कि CF जो होएगा हमारा, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, ठीक है, और ये वाला क्या है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम, वो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो यही है हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो थी ना वो पर्टिकुलर बस इसी टॉपिक के लिए थी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है,
कंप्लीट होता है। अब इसके बाद फर्दर अब हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की भी, उनके केमिकल रिएक्शंस भी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, वो सारा हम करेंगे नेक्स्ट की वीडियोज में। तो इस वाली वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।